बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास 11 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टार्ट की हुई थी। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फंक्शंस और ग्राफ्स का। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर हम फंक्शंस को पढ़ेंगे और 2.2 के अंदर हम उसके ग्राफ्स को देखेंगे। ठीक है, 2.1 में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमने चीज पढ़नी है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ठीक है, और फंक्शन होता क्या है, हम क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं, ये सब कुछ आपको लिखा नजर आ रहा है। ये सारी चीजें अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? एक जर्मन साइंस मैथमेटिक्स थे लिबनिज, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शन का। ठीक है, क्या कहते हैं? डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इस चीज का मतलब क्या है? साथ एग्जांपल भी लिखी हुई है कि इस चीज का मतलब है क्या। यहां पे देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके वो एरिया की बात कर रहा है, डिपेंड करता है ऑन साइड एक्स। मतलब किस चीज का? एक एरिया आपके पास, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। एक वो कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड ऑन साइड एक्स। एक्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, उसकी साइड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कैसे? अगर आप उसकी साइड्स को बढ़ाते जाओगे तो क्या एरिया उतने को उतना ही रहेगा? नहीं। क्या होगा जब आप एक्स को मतलब के साइड को इंक्रीज करते जाओगे, साइड्स को मतलब के जो लेंथ है उसकी, आप इसको इधर से बढ़ाते जाओ, ऐसे उसको बढ़ाते जाओ। मतलब के जब एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक्स जितना इंक्रीज करता जाएगा एरिया भी उतना इंक्रीज करता जाएगा। अगली बात क्या लिखी है? ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर क्यों नाम दे रहा है? इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो सारी इक्वल होती है। एक्स स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। We can say A is a function of X। हम कह सकते हैं कि जो एरिया है वो क्या फंक्शन है किसका? X का। ठीक है ना, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमने अभी यही चीज देखी थी कि वन क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वन क्वांटिटी ऑन अनदर। अब अगली चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? 3D मॉडल। मतलब एक बॉल है ना, बॉल हमारे पास एक पूरी राउंड होता है। एक सर्कल जो होता है आपके पास, एक रिंग जो होती है, वो आपका स्फीयर नहीं होता, वो आपका सर्कुलर शेप आ जाती है। लेकिन जो बॉल है सॉलिड शेप है और सर्कुलर है, उसको हम स्फीयर का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, आगे वो लिख रहा है कि V इज अ फंक्शन ऑफ R। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड ऑन साइड एक्स। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड ऑन रेडियस R। वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर? उसके रेडियस के ऊपर। और आगे वो चीज लिख रहा है कि V इज अ फंक्शन ऑफ R। जो आपका वॉल्यूम है स्फीयर का, वो हमारे पास फंक्शन होगा किसका? R का। ठीक है, जितना ज्यादा रेडियस होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होता जाएगा? वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसने बताया था फंक्शन का। अब आगे हम देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन भी आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। रिलेशन बिटवीन टू सेट। दो सेट के दरमियान वो रिलेशन की बात कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट है उसका जो हर एक एलिमेंट है, इसका मतलब क्या देखते हैं? कॉरस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल से समझो, x इज इक्वल टू 1 2। मैंने एक सेट बना के लिखा है जिसको मैंने x का नाम दिया। अगला एक और सेट बनाया जिसको मैंने y का नाम दिया a और b। अब रिलेशन की बात कर रहा है, रिलेशन बिटवीन टू सेट, दो सेट के दरमियान जो रिलेशन होता है, आगे वो लिख रहा है, देखो। और आगे वो बात कर रहा था, इन फर्स्ट सेट कॉरस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। अब ये देखो, अब ये फर्स्ट वाले सेट का सेकंड वाले फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन 1 a के साथ, फिर 1 b के साथ, फिर 2 a के साथ, 2 b के साथ। मतलब के जो पहले सेट का हर एक एलिमेंट है दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ उस रिलेशन को शो कर रहा है। इसको भी हम नाम देते हैं फंक्शन का। मतलब के हर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब आगे हम एक और चीज देखते हैं फंक्शन के। यहां पे एक और डेफिनेशन भी लिखी है। ठीक है, फंक्शन f
एफ से शो कर रहा है फंक्शन को, ठीक है। फ्रॉम सेट एक्स, एक सेट है जिसको हमने एक्स का नाम दिया है, यहां पे आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने एक्स का नाम दिया, ये भी मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। सेट टू सेट y correspond each element x in x a unique element y in y। इसका मतलब समझते हैं कि है क्या इसकी चीज। अब ये देखो, यहां पे मैं छोटी सी एग्जांपल लिखता हूं, y is equal to x plus 3, ठीक है। अब y आपके पास एक फंक्शन है, y आपके पास एक एलिमेंट है, सेट है, ठीक है, और x आपके पास क्या है, ये भी किस चीज को शो कर रहा है। अब यहां पे देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि फंक्शन f फ्रॉम सेट x, सेट x ही आपका एक फंक्शन है, टू सेट y, ये भी y आपका एक फंक्शन है, correspond each element x in x a unique element। अब वो यहां पे बात कर रहा है यूनिक एलिमेंट की, y in y। अब ये देखो, मैं अगर यहां पे कहता हूं कि मैं पुट x इज इक्वल टू 0, अगर आप x की जगह 0 को पुट कर दो, कोई भी आपने x की जगह वैल्यू को पुट कर दिया, तो y का आंसर क्या आ रहा है आपका, यूनिक आ रहा है, मतलब कि 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मैंने यहां पे एक रिलेशन लिखा, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि x को अगर आप 0 के इक्वल पुट कर दो, या x को आप कुछ भी रख लो, मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो जो y का आंसर आएगा वो यूनिक आएगा। यहां पे बता रहे कि यूनिक एलिमेंट y इन y, y का जो आंसर आएगा वो एक यूनिक आएगा। अगर एक और एग्जांपल जिसको समझते हैं कि मैं अगर y को y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 कर दूं, ठीक है, और मैं यहां पे कह दूं कि पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये चीज आपके पास बनेगी। लेकिन यहां पे जब आपने y का स्क्वायर रखा, तो आपके पास y का यूनिक आंसर नहीं आया। यूनिक आंसर क्या होता है, सिंपल एक आंसर जो यहां पे हमने फाइंड किया था, यहां पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमने एक चीज ये भी देखी कि जब आपके पास y का स्क्वायर मतलब के लीनियर नहीं मौजूद होगा, लीनियर क्या होता है, जिसमें पावर क्या होती है, 1 होती है, तो यहां पे क्या लीनियर रिलेशन नहीं कर रहा है, नहीं। जब लीनियर रिलेशन होगा, y की पावर 1 होगी, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिक आंसर निकल रहा होगा, जिसको हम फंक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब ये देखो, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, f फंक्शन है, x और ये y, x आपका शो कर रहा होता है डोमेन को, y आपका शो कर रहा होता है रेंज को। रेंज को भी नहीं, हम इसको भी देखते हैं आगे चीज जाके। ये देखो, द सेट x इज डोमेन ऑफ फंक्शन, जो सेट x है ये हमारे पास शो कर रहा होता है किसको, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन को, ठीक है। और द सेट y इज y इन रेंज ऑफ फंक्शन, जो आपके पास y के जो सेट हैं ये आपके पास शो कर रहा होता है किसको, रेंज ऑफ दिस फंक्शन को, ठीक है ना। अब ये देखो, ये आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, ठीक है ना। अब ये देखो एक और चीज, कोडोमेन फंक्शन। कोडोमेन क्या होता है, फिर आपको एक और चीज बताता हूं इसमें, फंक्शन इज अ सेट y इन विच फंक्शन आउटपुट। अब ये देखो, यहां पे अगेन आप रेंज में और कोडोमेन में फर्क क्या आ गया। अब यहां पे भी तो ये चीज बात कर रहा है ना कि फंक्शन इज सेट, फंक्शन इज अ सेट y इन विच फंक्शन आउटपुट वैल्यू लाई। अब यहां पे भी वो सेट y की बात कर रहा है, यहां पे भी वो सेट y की बात कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्या चीज आ जाएगी। जो कोडोमेन होती है ना, कोडोमेन में ऑल पॉसिबल सेट्स आ रहे होते हैं, जितने भी पॉसिबल सेट बन सकते हैं वो आपके पास कोडोमेन के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी रेंज है ना, रेंज में हम क्या करते हैं, अब ये देखो, अब रेंज का मतलब ही समझना आपने, जब आपने रेंज हमारे पास y को शो कर रही है, y सेट को, आपने x की जगह कोई आंसर पुट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास एक यूनिक आंसर आया जिसको आप नाम दे रहे हो y सेट का, जो भी आपका y का आंसर आया, मतलब कि आपकी जो रेंज है वो आपकी डोमेन में से ही निकल रही होती है। जब ये देखो, x आप डोमेन को शो कर रहे हो, y आप रेंज को शो कर रहे हो, जब आपने डोमेन में से, डोमेन आपने कोई आंसर पुट कर दिया, तो आपके पास एक रेंज का आंसर आया, ठीक है, तो इसको आप नाम देते हो रेंज का। मतलब कि कोई ना कोई एक आंसर निकल रहा होता है कि हम डोमेन में से ही रेंज को निकाल रहे होते हैं। लेकिन जो कोडोमेन होती है उसके अंदर हम जितने सेट्स बना सकते हैं, ऑल पॉसिबल सेट्स वहां पे आ रहे होते हैं। अब एक और चीज समझते हैं हम, यहां पे देखो, इनपुट यहां पे फंक्शन है और यहां पे आउटपुट लिख रहा है। मतलब क्या इस चीज का कि हमारे पास एक आउटपुट आती कैसे है, आप सबसे पहले इनपुट देते हो जिसको वो एक्स का नाम दे रहा है, ये कंप्यूटर मशीनिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
जिसको हम फंक्शन, मतलब कि आपने इनपुट दी, फंक्शन हुआ आगे, और आगे आगे क्या हुआ, हमें आगे आउटपुट मिल गई, जिसको वो नाम दे रहा है, फंक्शन को एफ से डिनोट कर रहा है और इनपुट को एक्स से, तो आउटपुट आपको क्या मिल रही है, एफ ऑफ एक्स। एक आइडियल मैथमेटिक्स था, उसने ही आपको बताया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो हम सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या इस चीज का कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अभी आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो और पेरेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उन्होंने आपसे कुछ लेना नहीं है, आप उनसे कुछ ले सकते हो, अभी आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। मतलब क्या इस चीज का कि y शो कर रहा डिपेंडेंट वेरिएबल को, इस चीज से समझते हैं। देखो अब यहां पे देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मैंने यहां पे एक चीज लिखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मैं x का आंसर चेंज करता जाऊंगा, मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा, x कुछ भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब x को चेंज करोगे तो y में चेंज आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, ये देखो जब आपने x की जगह, मैं यहां पे 4 कर देता हूं, x कह रहा कि मैंने 4 ही रहना है, तो y ऑटोमेटिकली अब चेंज हो जाएगा, y को चेंज होना पड़ेगा, क्यों, वो डिपेंडेंट है x के ऊपर, उसको चेंज होना पड़ेगा, क्यों, x आपका चेंज हो रहा है, x आपका चेंज हो रहा है, x कह रहा है कि मैंने 4 ही रहना है, लेकिन जब वो 4 हो रहा है तो y को ऑटोमेटिकली अब खुद को चेंज करना पड़ेगा, क्यों, ये देखो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 7 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, तो y आपका क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इन चीजों को और भी समझते हैं, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट हम थ्योरी में जाके भी देखेंगे कि इसका मतलब है क्या था, और आगे हम फंक्शन को भी स्टडी करते हैं। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट का। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट आपके पास क्या है, हम इसको कैसे करते हैं, ये एक मेथड है ये डिटरमिन करने का कि ये आपका जो भी ग्राफ आपके सामने आ रहा है कि आप उसको जज कर सको कि ये आपका फंक्शन है या नहीं है। हमने ये चीज देखनी है ना कि हमारा ये फंक्शन है या नहीं है। अब ये देखो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है, आपने अपने ग्राफ के ऊपर आपको जो भी चीज दी गई है आपने उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगानी है, बस वर्टिकल लाइन लगाते हैं। ये देखो मैं इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा रहा हूं, एक मैंने वर्टिकल लाइन लगाई, तो आपका जो ग्राफ बना हुआ है वो ये बना हुआ है, ये जो चीज आ रही है सारी, ये आपका एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना, तो हमारे ग्राफ ने, आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी ग्राफ, पूरे ग्राफ के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपने, किसी भी एक जगह के ऊपर आपने एक लाइन को, वर्टिकल लाइन को आपने ड्रॉ किया, तो अगर तो वो एक पॉइंट के साथ, उस जगह के, उस ग्राफ के एक पॉइंट के साथ अगर वो टच कर रही है तो हम इसको नाम देते हैं कि हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, अब सेकंड वाले को देखते हैं। देखो मैं इसको कहीं पे भी आप इसको ड्रॉ कर लो, आप यहां पे ड्रॉ कर लो, जब मैंने एक लाइन लगाई तो इसको सिर्फ एक जगह पे इसने कट किया, किसी और जगह पे कट किया उसने नहीं। मैं यहां पे ड्रॉ करके देख लेता हूं, अभी भी उसने सिर्फ एक जगह पे ही टच किया उसको, तो ये भी आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है। लेकिन ये सर्कल है आपका, सर्कल को हम देखते हैं। ये देखो जब आप सर्कल को किसी एक जगह पे काटते हो, ये देखो उसने सर्कल के 2 दफा उसने टच किया, एक दफा यहां पे और एक दफा उसने यहां पे इंटरसेक्ट किया इसको। मतलब कि जब आपने एक लाइन को, वर्टिकल लाइन को खींचा तो उसने सर्कल को 2 पार्ट्स में, 2 जगह से उसको इंटरसेक्ट करता हुआ वो गुजर गया। मतलब कि जब आपका फंक्शन किसी एक ही ग्राफ को 2 जगह से वो इंटरसेक्ट करके गुजरे तो आपका ये फंक्शन नहीं कहलाता। सिर्फ एक जगह से अगर वो करेगा टेस्ट करने के लिए कि हमारा ये फंक्शन है या नहीं है, अगर वो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो हमारा फंक्शन होगा, अगर वो 2 पॉइंट से कर रहा है तब वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। अगर ये देखो मैं, आपने इस पॉइंट से नहीं करना, आप इस पॉइंट से करके देख लो, तब भी वो देखो यहां पे भी कर रहा है और यहां पे भी कर रहा है, ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब ये देखो एक लास्ट वाला है, इसको देखते हैं। अगर आप यहां पे करके देख लो, अब ये देखो ये तो यहां पे भी कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है, तो ये मल्टीपल टाइम इंटरसेक्ट करता जा रहा है, तो हमारे पास ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। आप यहां पे इसको करके देख लो, इस चीज पे करके देखो इसको, तो ये भी आपका क्या करेगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि गिवन दैट, आपको क्या चीज दी गई है, एफ ऑफ एक्स, आपको एक फंक्शन दिया गया है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ए आपको बता रहा है कि एक फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, दूसरा फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस थ्री। दो फंक्शन आपके पास दिए गए हैं और इन फंक्शंस के अंदर आपने ये चार आगे वैल्यूज आपको दी गई है, इसके चार पार्ट हैं। इन चारों को बारी बारी आपने पहले इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, फिर आपने चारों को इस फंक्शन के अंदर बी वाले के अंदर पुट करना है, ठीक है, और आंसर फाइंड करना है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब सबसे पहला फंक्शन आपके पास क्या है, मैं ए वाले को ले रहा हूं, ए वाले से स्टार्ट करते हैं। ए फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। पहला फंक्शन आपके पास है, ए वाले मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एफ ऑफ एक्स मतलब कि एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना दिया हुआ है इस पार्ट वन के अंदर, माइनस थ्री है, ठीक है। हम यहां पे करते हैं इसको। अब यहां पे आपके पास आएगा एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब x की जगह आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। ये आपको f ऑफ x दिया गया, ये आपके पास फंक्शन है, अब आपने इसकी जगह x को पुट कर देना। अब क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, 9 माइनस वन इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर आ गया ए वाले से, ए वाले फंक्शन से। अब बी वाला भी हम करते हैं। बी वाला आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। ये अब आपका सेकंड वाला आ गया। अब इसके अंदर आपके पास जो फंक्शन, आपने यही चीज दोबारा इस बी वाले के अंदर भी पुट करनी है, ठीक है। अब आपका ये बनेगा एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू, जो आपका एक्स की जगह आपने जो चीज पुट करनी है वो क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री, टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, ये आपके पास बनेगा, ये देखो टू माइनस थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री क्या बनेगा, माइनस सिक्स प्लस थ्री। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट में माइनस थ्री। ये था हमारा पार्ट नंबर वन। हमने ए में भी हमने क्या कर दिया, माइनस थ्री को पुट कर दिया जो फंक्शन था, बी वाले में भी हमने माइनस थ्री अपना फंक्शन पुट कर दिया। अब सेकंड आपके पास है जीरो, ठीक है। ए वाला हम लेते हैं फंक्शन अपना, ए आपके पास कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। तो आपने जो फंक्शन आपने लिया, आपके पास कितना है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स की जगह आप जो उसका फंक्शन है वो पुट करोगे, कितना, जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस वन। अब बी वाला हम लेते हैं। बी वाला आपके पास क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस थ्री। अब फंक्शन हमारे पास एक्स क्या लेंगे, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, जो एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है कितनी है, जीरो। तो हम क्या करेंगे, टू इंटू जीरो प्लस थ्री, तो आपका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट में थ्री। ये हमारा पार्ट नंबर टू भी सॉल्व हो गया। अब आपका पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री हमारे पास ए, पहला फंक्शन ए वाला आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जो आपके पास फंक्शन दिया गया, क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है ना। ये आपका एक्स किसके इक्वल दिया, उसने दिया हुआ आपको एक्स माइनस टू के इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स आपका किसके इक्वल है, एक्स माइनस टू के इक्वल है, तो उसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब ये देख, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब कि टू का स्क्वायर फोर आ गया, माइनस फोर एक्स माइनस वन, ठीक है ना। टू ए भी बनेगा ना, तो टू टू द फोर एक्स बन जाएगा, माइनस फोर एक्स आ गया, माइनस टू ए भी होता है। अभी देखो फोर माइनस वन कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। अब एक मेथड से ए वाले से हमने सॉल्व कर लिया। अब बी वाला फंक्शन आपके पास कितना है, बी वाला आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस थ्री।
अब x आपके पास कितना दिया हुआ है, x उसने हमें दिया हुआ है इसके अंदर f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, अब ये देखो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x होगा, 2 को 2 के साथ करोगे तो आ जाएगा 4। स्क्वायर रूट 2 को x के साथ किया तो 2x, 2 को 2 के साथ किया तो -4, ये प्लस 3 वैसे का वैसे ही। अब ये देखो क्या बनेगा, -4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -1। तो आपके पास आंसर आ गया 2x -1, यही हमारा आंसर है। अब लास्ट वाला पार्ट है इसका 4 वाला, इसके अंदर क्या करना है हमने, a वाला फंक्शन लेते हैं आपके पास, वो कितना आपके पास x स्क्वायर -1, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। ठीक है, x स्क्वायर -1 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ आपको f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। अब x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, जिसने हमें वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसका ये आ गया, x की जगह हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये -1। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या बनाएंगे, a का स्क्वायर मतलब के a का स्क्वायर बन गया। ये हम इसको थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं, ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b और ये 7 -1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर -1। अब 9 -1 कितना होता है, 8। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 8, ये हमारे पास इसका पहला वाला फंक्शन सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला फंक्शन भी हम सॉल्व करते हैं, b वाला। उसके अंदर हमने क्या कहा, हमारे पास क्या फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। फंक्शन आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3 है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसकी जगह x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3, x की जगह हम पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, आप ये देखो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा प्लस 3 वैसे का वैसे ही। आंसर आपके पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर 6 प्लस 3 9, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या, फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h एंड सिंप्लीफाई वेयर। क्या आपको फंक्शन दिया गया है, आपने ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 7, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि आपने जो चीज फाइंड करनी है वो है a प्लस एच, मतलब कि आपने x को रिप्लेस कर देना a प्लस एच से। ठीक है, जहां जहां पे भी x है आपने वहां वहां पे क्या कर देना है, a प्लस एच लगा देना है। यहां पे आपको a चाहिए तो आपने x की जगह क्या कर देना है, a लगा देना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। आप यहां पे लिख सकते हो कि आपका सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए, f ऑफ a प्लस एच, मतलब कि x की जगह आपका क्या आ गया, a प्लस एच आ गया। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, x की जगह आप a प्लस एच को लिख दोगे प्लस 7। ठीक है, a प्लस एच, ये प्लस 7 वैसे का वैसे ही आ गया। अब f ऑफ a, अब क्या हुआ, x की जगह आपने क्या लगा दिया, a, तो आप यहां पे भी क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे x की जगह a प्लस 7। अब आपके पास इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी फंक्शन की वैल्यू बन गई। हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि हम यहां पे f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये सारे का सारा हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इस फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास है, इसकी वैल्यू भी है, हम इसकी जगह क्या कौन सा फंक्शन लिखेंगे, फॉर a प्लस एच प्लस 7। ठीक है ना, माइनस f ऑफ a 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय h।
ठीक है, ये सारा हमने लिख लिया। अब 4a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4h के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4a प्लस 4h ये +7 माइनस 4a माइनस 7 डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। अब ये 4a यहां पे प्लस का है, ये 4a आपका माइनस का है। अब ये 7 आपका प्लस का है, ये 7 आपका माइनस का है। पीछे आपके पास क्या रह गया, 4h डिवाइडेड बाय h, 4h डिवाइडेड बाय h, यही चीज आपके पास पीछे रहेगी, बाकी हर चीज कट गई। ये h के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। ये हमने किसका आंसर फाइंड किया है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इक्वल है हमारे पास x, ये सारे का सारा इक्वल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। आपको जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, साइन x। अब x को रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, हमें क्या चीज चाहिए, a प्लस h चाहिए और a चाहिए आपके पास, जो फंक्शन आपके पास बनेगा। x को रिप्लेस कर दो a प्लस h के साथ, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब आपका जो x है रिप्लेस हो जाएगा a प्लस h के साथ, f ऑफ a प्लस h इक्वल है साइन a प्लस h के साथ। अब अगली चीज चाहिए आपको f ऑफ a चाहिए, तो f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपने ये चीज फाइंड करनी थी, इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये सारे का सारा। अब f ऑफ a प्लस h किसके इक्वल है, साइन a प्लस h माइनस f ऑफ a किसके इक्वल है, साइन a के इक्वल है डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब ये देखो आपके पास ये सारे का सारा एक फॉर्मूला बन रहा होता है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। मैंने क्या किया, अल्फा कहां से आया, बीटा कहां से आया, इसको मैंने अपनी इसको a प्लस एच को मैंने अल्फा का नाम दे दिया और इस a को मैंने बीटा का नाम दे दिया, ठीक है ना। इसको हम साइन को बाहर भी लेके लिख सकते हैं, कॉमन लेके अल्फा माइनस बीटा, ये सारे का सारा इक्वल होता है। जब ऐसे ऑपरेशन सेंटर में आ रहे हो, हम इनको जाके ट्रिग्नोमेट्रिक में देखेंगे भी, हमारा जो इस बुक के लास्ट पे ट्रिग्नोमेट्री के जो उसने 2 चैप्टर दिए हैं, हम उनके अंदर जाके इन सारे फॉर्मूलेस को देखेंगे भी कि इनका मतलब क्या है, ये कैसे ड्राइव हुए। तो ये सारे का सारा इक्वल होता है 2 इंटू कोस एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अल्फा आपके पास क्या है, a प्लस एच, बीटा आपके पास क्या है, a। अल्फा आपके पास क्या है, a प्लस एच, बीटा आपके पास क्या है, a, ठीक है। अब हम करते हैं, इस सारे को रिप्लेस कर देते हैं, इस ऊपर वाले को रिप्लेस करते हैं इस फॉर्मूले के साथ, 2 इंटू कोस ए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास क्या है, a प्लस एच प्लस बीटा आपके पास कितना है, अल्फा, a आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब साइन, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये a प्लस एच आपके पास क्या है, अल्फा आ गया, माइनस बीटा तो माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ये सारे के नीचे डिवाइड क्या हो रहा था हमारा h, ठीक है। मैं h को बाहर निकाल लेता हूं, सेपरेट कर लेता हूं, हमारे लिए आसान होगा। इसको बाहर निकाल के लिख देते हैं, 2 के नीचे डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय h, हमारे लिए ये करना आसान हो जाएगा, कोस। अब ये देखो a प्लस a कितना होता है, 2a प्लस h, वैसे का वैसे ही ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। साइन, अब यहां पे क्या होगा, ये a और ये आपस में कैंसिल हो गए, पीछे आपके पास क्या रहेगा, h डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये देखो ये जो 2 है, 2a प्लस h के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, ये h के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, आप इसको सेपरेट करके लिख लो, 2 डिवाइडेड बाय h, वैसे का वैसे ही कोस 2a डिवाइड बाय 2 प्लस h डिवाइड बाय 2 इंटू साइन h डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास जो चीज बच गई है मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, आपके पास ये सारे का सारा इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय h इंटू कोस, कोस आपके पास क्या आ गया, a डिवाइडेड बाय 2, a आपके पास आ गया a प्लस h डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन h डिवाइडेड बाय
2, ये सारे का सारा हमारे पास इसका आंसर आ गया f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये सारे का सारा किसके इक्वल आ गया 2 डिवाइडेड बाई एच कोस इंटू a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई 2। यही हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन उसने दिया हुआ है कि हम इसको कर लेते हैं f ऑफ x, ये इक्वल है हमारे पास x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है, x को रिप्लेस करना है a प्लस एच के साथ और x को रिप्लेस करना है a के साथ। हम यहां पे लिखते हैं कि x रिप्लेस करेंगे किसके साथ, a प्लस एच के साथ। ठीक है, हम क्या करेंगे यहां पे f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, x की जगह a प्लस एच लिखेंगे, x की जगह a प्लस एच का क्यूब आ गया प्लस x की जगह भी a प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया, ये माइनस 1 साथ वैसे का वैसे। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये पहले सॉल्व होगा देन यहां पे पुट होगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, मतलब कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस एच। ठीक है, प्लस ये सारे का सारा फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ के आए हो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका h है, ठीक है ना, या a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 1 साथ वैसे का वैसे ही आ गया। अब a की पावर 3 प्लस h की पावर 3, अब ये आपके पास क्या बनेगा 3a स्क्वायर h, यहां पे आपके पास क्या बनेगा 3ah का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस प्लस 2ah माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो आपके पास यहां पे ये a की पावर स्क्वायर है किसी के साथ, या h आपके पास किसी चीज का बन रहा हो। अब यहां पे भी a की पावर 3 है, h की पावर 3 है, 3a स्क्वायर h है, 3ah का स्क्वायर है, a स्क्वायर है, h स्क्वायर है, 2ah है और ये माइनस 1 है। ये सारी के सारी वैल्यू आपने बना ली। अब ये कोई भी आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा कि हम इसको आपस में काट दें या सिंप्लीफाई कर लें इसको। हम क्या करेंगे, अब अगली वैल्यू लिखेंगे f ऑफ a। f ऑफ a किसके इक्वल आएगा, a की पावर 3 प्लस a का स्क्वायर माइनस 1। अब आपने फाइंड क्या करना था, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब f ऑफ a प्लस h किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू लिखते हैं a का क्यूब प्लस h की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1। ये सारी के सारी जो आंसर आया है, ये f फंक्शन f ऑफ a प्लस एच क्या है, माइनस का साइन। ये जो आपका वैल्यू के अंदर था, आपका जो फंक्शन था उसके अंदर आंसर था f ऑफ a आपका क्या है माइनस a की पावर 3, ठीक है ना, प्लस a का स्क्वायर माइनस 1, सबके नीचे डिवाइड हो रहा है h। ठीक है, अब a की पावर 3, आप ये देखो यहां पे a की पावर 3, हम उस पहले ब्रैकेट को खोलते हैं। इसका मतलब क्या था, ब्रैकेट मैंने लगाई क्यों कि माइनस प्लस की गलती ना हो, प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1 माइनस a की पावर 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 1, ये सब के नीचे डिवाइड हो रहा है क्या h। अब ये देखो a की पावर 3 और माइनस a की पावर 3, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब a का स्क्वायर, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है ना, ये देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब पीछे आपके पास क्या रह गया, h की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और प्लस 2ah, h की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah डिवाइड बाय h। अब हम करेंगे क्या, यहां पे देखो h नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी हर एक जो भी आपके पास वैल्यू मौजूद है सबके अंदर h मौजूद है।
कॉमन हम तब निकाल सकते हैं कि जो आपके पास जो भी चीज है, कि आपके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, वो चीज आपके पास कॉमन होगी। अब ये देखो h ऊपर हर एक के पास मौजूद है, तो h हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। h हमने कॉमन निकाल लिया, h की पावर हम 1 ही कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों, इसके पास भी h 1 है तो इसके पास भी h 1 है, तो मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, एक ही h निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या रह जाएगा, h का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3a स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3a h रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास खाली h रह जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2a रह जाएगा, ये डिवाइडेड बाय h। ये h आपका इस h से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम इसे साइड पे लिखते हैं, h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h प्लस 2a, यही हमारा। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x, जिसको हम tan x का भी नाम देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जो हमारे फंक्शन रिक्वायर है, a प्लस h और a के साथ। सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं a प्लस h के साथ, ठीक है ना। f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, x की जगह a प्लस h आ जाएगा, तो टेंजेंट a प्लस h आ गया। अब a को भी रिप्लेस करना है, f ऑफ a इज इक्वल टू टेंजेंट a आ गया, ठीक है। अब आपको जो चीज फाइंड करनी है वो ये लिखी हुई है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये किसके इक्वल है, f ऑफ a प्लस h किसके इक्वल है, टेंजेंट a प्लस h के इक्वल है, ठीक है ना, माइनस f ऑफ a किसके इक्वल है, टेंजेंट a के इक्वल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब ये देखो, मैं अगर इसको अल्फा का नाम दूं और इसको बीटा का नाम दे दे, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास बनता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। आपके इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम इसका याद कर सकते हैं, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा कोस बीटा। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई ये चीज बनती है कि नहीं बन रही होती। अब आप सबको पता है कि टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कोस के, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन a प्लस एच डिवाइडेड बाय कोस a प्लस एच, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, ये सबके नीचे डिवाइड हो रहा था, माइनस टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल था, साइन a डिवाइडेड बाय कोस a, ये सारे के नीचे डिवाइड हो गया h। अब ये देखो यहां से हमारे पास कोस है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या इसका एलसीएम निकलेगा, कोस a प्लस एच इंटू कोस a, ये आपके पास एलसीएम आ गया इसका जब लिया। अब भी देखो आपने यहाँ पे क्या चीज लिखनी है, अपना डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, साइन a प्लस एच एज इट इज आ गया, ये माइनस का साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये देखो कोस अल्फा प्लस a प्लस एच इंटू कोस a, हमारे पास ये दो चीजें हैं। अब ये देखो ये जो सेम थी ये तो कैंसिल होगी, अब ये कोस a है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, साथ ही कोस a भी आएगा, ठीक है। अब ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहां पे देखो कोस a प्लस एच नहीं है, कोस a से कैंसिल, पीछे आपके पास आ जाएगा साइन a इंटू कोस a प्लस एच, इस सारे के नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, h, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि a प्लस एच को अगर हम अल्फा का नाम दें, इसको बीटा का नाम दें, ठीक है ना, तो मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, ये देखो साइन पहले लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा, जो चीज मैंने वहां पे फॉर्मूला बना के लिखा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, अगर मैं कोस को पहले लिख दूं कोस अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या किसको नाम दिया था, a प्लस एच को, अगर हम इसको यहां पे अरेंज करके लिख दूं कि हमने जो अल्फा नाम दिया था a प्लस एच वाले को हमने अल्फा का नाम दिया था कोस
ए प्लस एच जो कि अल्फा का नाम दिया था साइन ए। अभी देखो पूरा फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। ये सारे का सारा इक्वल हो जाएगा, हम इसको यहां पे लिखते हैं, ये सारे का सारा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है, ए प्लस एच माइनस बीटा आपके पास क्या है, ए। ये सारे का सारा ऊपर वाला किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, डिवाइड बाय। अब ये देखो इसके नीचे डिवाइड हो रहा है और ये नीचे डिवाइड, इसको अगर हम नीचे लिख दें तो एच के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये सारे का सारा इसके नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर वाले के नीचे। मैं इसको अगर इसको उठा के नीचे लेके आऊंगा तो ये सारे का सारा एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस ए प्लस एच कोस ए डॉट एच, मतलब कि इसको उठा के जब नीचे लाए तो एच के साथ ये सारा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये ए के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, साइन एच डिवाइड बाय कोस ए प्लस एच कोस ए डॉट एच। एच को हम पहले लिख लेते हैं, यही हमारा आंसर है। जो चीज आपको यहां पे बताई थी कि टेंजेंट ए अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ये साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है, और यही चीज मैंने इसको बनाया पूरा, तो ये सारे का सारा दोबारा फॉर्मूला जो चीज आपको यहां पे बताई है वो पे चीज हमने बना ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्या चीज आपने एक्सप्रेस करनी है। इसका पार्ट नंबर ए है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले पैरामीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है कि जो आपके पास स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की चारों साइड्स का सम आपके पास पेरीमीटर कहलाता है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो चारों साइड है, इसको मैं एक्स का नाम देता हूं, इसको भी एक्स का, इसको भी एक्स का, इसको भी एक्स का, इन चारों साइड्स को सम कर दो तो ये क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। अब यहां पे वो बात कर रहा है कि द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि आइलर मैथमेटिशियन था, उसने ये बात की थी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर मैं यहां पे लिखूं y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको पढ़ने का तरीका ये है। ठीक है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ये। अब यहां पे वो बात कर रहा है कि द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है उसको ए का नाम दे रहा है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। अब यहां पे क्या आ जाएगा ए, यहां पे क्या आ जाएगा पी। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी ऑफ एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी, ए एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली। अब आप सबको पता है कि जो एरिया होता है स्क्वायर का, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। हमने जो स्क्वायर की साइड्स को लेट किया वो क्या लेट किया, एक्स। ठीक है, अब आप सबको पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ भी हमने एक्स का नाम दिया, विड्थ भी हमने एक्स का नाम दिया, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आया, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका एरिया, अभी देखो आपने क्या करना है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, आपने ये चीज को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब एक और कंडीशन जो पेरीमीटर की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको भी समझना भी, आपको मैंने चीज बताई है कि आप स्क्वायर की चारों साइड्स को आपस में सम कर दो तो हमारे पास ये पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, मतलब कि P इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, 1x 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 क्या कहलाएगा, 4x। P इज इक्वल टू 4x कहलाया। अब ये देखो अगर आपके पास x की वैल्यू मौजूद हो तो आपके पास एरिया निकल आएगा। ठीक है, हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, P डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। ठीक है ना, हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, P इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4 किसके इक्वल आया, x के। हम जो हमारे पास x का आंसर आया इसको हम इसके अपने एरिया के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही आपने सॉल्व करना था इसको बस, a इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है,
आपने इस x को इस एरिया के अंदर पुट किया, तो हम क्या नाम देंगे इसको, हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे x की जगह p डिवाइडेड बाय 4, p डिवाइडेड बाय 4 x की जगह पुट किया तो उसका स्क्वायर भी ऊपर मौजूद था, ये स्क्वायर आ गया। तो एरिया हमारे पास इक्वल आएगा, ये p के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर बी हमारा, द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, ठीक है। अभी हमने ये चीज देखी थी कि हम इसको कैसे लिख रहे थे। अब द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, अभी देखो, अब आप सबको पता है कि एक जो पूरा सर्कल होता है हमारे पास, एक सर्कल, उसके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कहलाता है वो हमारे पास कहलाता है रेडियस आर, ठीक है। और जो एक पूरा सर्कल होता है, जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। और जो एरिया ऑफ सर्कल होता है ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां पे वो जो बात कर रहा है कि सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, कंडीशन क्या थी कि सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। पढ़ने का तरीका क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सी किस चीज को शो कर रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, ये पढ़ने का तरीका था। अब आप सबको पता है कि जो सर्कमफेरेंस, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल एंड सी इज द circumference of circle, circumference of circle, ठीक है। ये चीज हमने लिख ली। अब हम करेंगे क्या, जो आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, मतलब कि C इक्वल होता है 2 पाई आर के, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, जो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। अब हमने करना क्या था, हमारे पास जो भी एरिया हमारे पास आएगा, अभी हमने कंसीडर किया लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हमने करना क्या, सी फाइंड करना है ना। पहले भी हमने क्या किया था, हमने स्क्वायर को फाइंड किया था जो एरिया उसने दिया हुआ था। अब हमारे पास हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम करेंगे क्या, ये देखो 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी आपका कांस्टेंट है, मतलब कि हम आर यहां से फाइंड करेंगे, ए डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर का स्क्वायर बनेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या बनेगा, ए के ऊपर भी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर का स्क्वायर था, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या बच गया, आर इज इक्वल टू, ये देखो ये स्क्वायर रूट ए के ऊपर भी है और ये स्क्वायर रूट पाई के ऊपर भी है, मैं इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख रहा हूं, ए के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट और पाई के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट, ठीक है। अब ये आपके पास आर आ गया, इसको मैं पुट कर दूंगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे, 2 को हम 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर हमने ये फाइंड किया कितना है, स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पाई, C इज इक्वल टू 2 पाई, क्या यहां पे आएगा, स्क्वायर रूट ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट पाई, ठीक है। ये चीज हमने लिख ली। अब ये देखो एक और चीज आपने यहां पे समझनी है कि मैं अगर यहां पे एक पाई आपके पास सिंगल लिखा हुआ है, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं, ये पाई आपका इक्वल होता है 2 दफा स्क्वायर रूट में, अगर आप इसको लिख दो, ये देखो अगर आप 2 दफा स्क्वायर रूट में पाई लिखते हो तो 1 दफा पाई के इक्वल आएगा। कैसे, ये देखो जब आप, ये देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये ऐसे बनेगा स्क्वायर रूट, ये चीज बनेगी इसकी, ठीक है।
तो ये देखो पाई पाई से मल्टीप्लाई होके पाई का स्क्वायर और ए के स्क्वायर रूट में हम इसको लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा। तो पाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये देखो दोबारा आपके पास पाई बन जाएगा। मतलब कि आपके पास अगर सिंगल पाई है तो आप इसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख सकते हो। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ए के स्क्वायर रूट में आ गया तो पाई मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास पीछे पाई बच गया। ठीक है, मतलब कि आप इस सिंगल पाई को ऐसे स्क्वायर रूट में भी 2 दफा लिख सकते हो। इसको लिखने का पर्पस क्या है ये भी आपको बता देता हूं अभी। स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पाई, अभी देखो एक स्क्वायर रूट पाई इसे कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या बच गया, c इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट पाई और स्क्वायर रूट ए, हम इसको ए के स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ए पाई या पाई ए, यही हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर सी, द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। इसको लिखेंगे कैसे कि एस इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, कि एस सरफेस एरिया ऑफ एस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। और यहां पे वो क्यूब की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जो क्यूब का जो टोटल सरफेस होती है वो टोटल 6 सरफेस होती हैं। ठीक है, क्यूब की टोटल 6 सरफेस, एक ये आ गई, एक ऊपर आ गई, एक ये आ गई, एक ऊपर आ गई, और एक ये आ गई, एक ऊपर आ गई, टोटल 6 सरफेस होती हैं। अब वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। आप सबको पता है कि एरिया हम किस में लिखते हैं, एरिया का स्क्वायर होता है। अब हमने इसको जो इसकी साइड्स हैं, हमने जो सरफेस एरिया जो ले रहे हैं हम उसको एक्स का नाम दे रहे हैं। मैं यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ द क्यूब, लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। जो सरफेस एरिया की वो बात कर रहे हैं उसकी जो साइड्स हैं मैंने उसको एक्स का नाम दे दिया। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो सरफेस एरिया होता है उसकी जो सरफेस, जो हमारे पास क्यूब होता है उसकी जो टोटल सरफेस होती है वो टोटल 6 सरफेस होती हैं, और हमने जो उसकी एक साइड है उसको एक्स का नाम दिया है। तो एरिया की वो बात कर रहे हैं तो एरिया को हम स्क्वायर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहां पे मैं वॉल्यूम भी लिखा है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, आप सबको पता है कि वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये लेंथ आपकी क्या है, वो भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है ना, तो ये v इक्वल होगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो v इक्वल आएगा x का क्यूब। तो यहां पे x को अगर हम खत्म कर दें, क्यों हमें यहां पे x का कोई ना कोई आंसर चाहिए, तो हम x को अगर खत्म कर दें तो हमारे पास ये क्या चीज बनेंगे, इसको देखते हैं कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट लोगे तो क्या बनेगा, क्यूब रूट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास ये बनता है 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहां पे भी क्यूब रूट आ गया इज इक्वल टू, यहां पे क्यूब रूट आ गया। तो आप सबको पता है क्यूब रूट हम लिखते कैसे हैं कि v की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहां पे x की पावर 3 है, तो ये जो क्यूब रूट है ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो v 1 डिवाइडेड बाय 3 आपका इक्वल आ गया x के। अब इस x की वैल्यू को उठा के अपने इसके अंदर पुट कर दो, जो हमने लेट की थी, जो सरफेस एरिया की वो बात कर रहा था। ठीक है, s इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर, और ये हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू v की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो s इक्वल आएगा 6, x की जगह क्या आएगा, हम v की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसका ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6v2 डिवाइडेड बाय 3, यही हमारा। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन g। अब आपको क्या दिया गया, एक फंक्शन g दिया गया है, g ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और हमारे पास एक फंक्शन है g। आपने क्या बताना है, उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। हमने इसको थ्योरी के अंदर स्टडी किया था कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट हम दोबारा लेते हैं कि डोमेन हमारे पास क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके पास जब उसके अंदर कोई वैल्यू पुट की जाए तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, डेफिनेट आंसर आना चाहिए। ठीक है, डिफाइंड आंसर होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब आप इसके अंदर कोई चीज पुट करते हो तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो आंसर आना चाहिए आपके पास
वो डेफिनेट आना चाहिए। ठीक है, जब आप इसके अंदर कोई चीज वैल्यू को पुट करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, डेफिनेट आंसर आना चाहिए। इसका मतलब कैसे समझते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, यहां पे हम लेते हैं इसको एफ ऑफ एक्स जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, हमने यहां पे एक एग्जांपल लिख ली। ठीक है, अब आप क्या करो, x की जगह कोई भी वैल्यू को पुट कर दो, कोई भी वैल्यू आप लेके इसको पुट कर दो कि पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो आप। ठीक है, -3 पुट कर दो, तब आपके पास 0 आ जाएगा। इनडेफिनेट नहीं होगा, डेफिनेट कोई ना कोई आंसर आपके पास आता होगा। अभी देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब आप x की जगह कोई वैल्यू पुट की, मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 0 + 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा 3। अब आप x की जगह अगर -3 भी पुट करो, -3 + 3 कितना हो जाएगा 0, तब भी आपके पास इनडेफिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डोमेन का। आपने अपना फंक्शन, आपने x की जगह ऐसी वैल्यू को लेके आना है जिससे आपका फंक्शन क्या होगा, डेफिनेट होता हो, इनडिफाइंड ना हो। ठीक है, ये हमारी होती है डोमेन। अब डोमेन से आगे हमने 2-3 चीजों का और कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर हम इस रेंज को भी समझते हैं। तो रेंज हमारे पास होती क्या है, सिंपल इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, मतलब कि अभी देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, मैं अगर पुट x इज इक्वल टू 0 करूं, पुट x इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो आपके पास क्या बनेगा, 1/0, क्या आंसर आएगा आपके पास 0 आएगा। लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे करो, आप सबको पता है कि 1/0 किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। तो आपने करना क्या, रेंज आपने वो लेनी है, आपके पास जो भी फंक्शन आपको दिया गया है, आपने रेंज वो लेनी है जिसको अगर आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपका फंक्शन इनडेफिनेट हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, आपने उसके अलावा सारे नंबर लेने हैं, आपने वो नंबर ले लेना जिससे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हम 0 के अलावा, ठीक है, 0 के अलावा क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर ले सकते हैं। हम 0 नहीं लेंगे, क्यों, जब आपने 0 को यहां पे पुट किया x की जगह, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, मतलब कि इंफिनिटी आपका आ गया। आपका इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम 0 के अलावा, मैंने जब अब यहां पे पुट करके देखा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं पुट करूंगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब मैंने 0 को पुट किया तो मेरे पास इंफिनिटी आया, तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने रेंज लेनी है तो रेंज में क्या करूंगा, मैं 0 के अलावा जितने भी नंबर है मैं वो सारे ले सकता हूं। ठीक है, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओपन इंटरवल का और क्लोज इंटरवल का। ओपन इंटरवल क्या होता है आपके पास, ओपन इंटरवल के अंदर हम क्या करते हैं, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि a.b, ठीक है, a,b लिखा हुआ है, मतलब कि ओपन इंटरवल की अगर आप बात करो, अगर आपके पास जो डोमेन और रेंज लिखी हुई है, मैं इसको लेट्स सपोज ऐसे लिखता हूं कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के अलावा इसके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इस ओपन इंटरवल के अंदर ऐड होंगे। हम उसको सारे को कोई भी नंबर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, किसके अलावा, ना हम -इंफिनिटी को पुट कर सकते हैं, ना हम +इंफिनिटी को पुट कर सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये छोटी ब्रैकेट के अंदर, इसको जिसको हम सर्कुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, छोटी ब्रैकेट का भी नाम देते हैं, इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं। मतलब कि जब आप ये देखो, मैंने यहां पे लगाई लाइन, यहां पे आपका ये -इंफिनिटी है, यह आपका +इंफिनिटी है, और ये सेंटर में सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के अलावा जितने भी नंबर इसके सेंटर में आ रहे हैं सारे के सारे ओपन इंटरवल के अंदर ऐड होंगे। और इसको लिखने का तरीका ये छोटी ब्रैकेट के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला एक और कॉन्सेप्ट है क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है, क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीका होता है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट का भी नाम देते हैं ए बी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हम जस्ट लेट्स सपोज कर लो कि हमने क्या किया, इसको मैंने नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का। ए आपके पास -इंफिनिटी हो सकता है, बी आपका +इंफिनिटी हो सकता है। मतलब कि क्लोज इंटरवल के अंदर आपका ए भी ऐड होगा, बी भी ऐड होगा। ठीक है, मतलब कि आप इंफिनिटी को भी ऐड करोगे
और जब आपने इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं, हम इसको क्वेश्चन जाके देखेंगे भी कि हमने लिखना कैसे है इसको। हम इसको ओपन इंटरवल में लिख रहे हैं, क्लोज इंटरवल में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, सेमी में लिख रहे हैं, सेमी ओपन में लिख रहे हैं, सेमी क्लोज में लिख रहे हैं। इसको पढ़ने का तरीका भी देखते हैं। अब मैंने आपको ओपन इंटरवल का बताया जिसमें हमारे पास इंफिनिटी प्लस वाला और माइनस वाला ऐड नहीं होता, उसके सेंटर जितने भी नंबर आते हैं सारे के सारे ऐड होते हैं। लेकिन क्लोज के अंदर क्या होता है, आपका प्लस का इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी भी ऐड होते हैं, और इनके सेंटर में जितने भी नंबर आ रहे होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आपका सेमी ओपन का? सेमी ओपन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेमी ओपन का कॉन्सेप्ट हम इस तरह समझते हैं कि आपके पास ए और बी। अब ये देखो, मैंने यहां पे क्या लगाया चीज, यहां पे मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट का नाम देते हैं, यहां पे मैंने छोटी ब्रैकेट लगा दी, इसको हम क्या नाम देंगे? बी का। ये हमारे पास क्या कर्ली ब्रैकेट आ गई, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। अब ये देखो, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि आपके पास ये ए तो ऐड होगा लेकिन बी इसके अंदर ऐड नहीं होगा। ए से लेके बी तक, अगर ये ए को आप माइनस इंफिनिटी का नाम दे रहे हो, बी को आप प्लस इंफिनिटी का नाम दे रहे हो, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि माइनस इंफिनिटी तो ऐड होगा लेकिन जो आपका प्लस का इंफिनिटी है वो ऐड नहीं होगा। प्लस इंफिनिटी से जो पीछे वाला नंबर है वहां तक हम इसको स्टॉप कर देंगे, प्लस इंफिनिटी को इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है हमारे पास? सेमी ओपन था, अब ये सेमी क्लोज भी है। सेमी क्लोज पढ़ने का तरीका किस तरह पढ़ेंगे इसको? अब पहले हमने इसको ऐसे लिखा, अब ये देखो ये क्लोज कर दिया, मतलब कि बी भी हमारा ऐड होगा। यहां पे हम क्या कर रहे थे, अभी हमने उससे पहले वाले को ऐड लिया था। अब सेमी क्लोज का मतलब क्या है? ए तो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ए हम ऐड नहीं करेंगे लेकिन बी को हम ऐड करेंगे। ए से मतलब कि ये देखो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, ए को हमने माइनस इंफिनिटी का नाम दिया, बी को प्लस इंफिनिटी का नाम दिया। अब माइनस इंफिनिटी तो ऐड नहीं होगा, प्लस इंफिनिटी हमारे पास इस इंटरवल के अंदर ऐड होगा। इसका वो नाम दे रहा है सेमी क्लोज इंटरवल का। हमने कॉन्सेप्ट समझा डोमेन का, रेंज का, ओपन इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का, सेमी ओपन, सेमी क्लोज का और सेमी ओपन का। ये सारा हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन को रेस करके। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी। अब आपको फंक्शन दिया गया जी इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, 5 माइनस एक्स। मैंने अभी आपको डोमेन के अंदर ये बात बताई है कि आपका फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए। ठीक है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने क्या चीज पढ़ी थी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि x के अंदर जो चेंज आता जाएगा y को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, अब जो आपका यहां पे जो इनडेफिनेट वेरिएबल है, मतलब कि आपने x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपका फंक्शन क्या रहे, डिफाइंड रहे। या मैं डोमेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, डोमेन को लिखने का तरीका क्या है? डोमेन हमारे पास इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी? हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। अब x की जगह आप 0 पुट करो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5। x की जगह 1 पुट कर लो, 4 आ जाएगा। -5, x की जगह 6 पुट कर लो तो -1 आएगा। हमारे पास डिफाइंड ही रहेगा, कोई ना कोई आंसर आता जाएगा, लेकिन इनडेफिनेट नहीं होगा। मतलब केस के अंदर सारे के सारे रियल नंबर आते जाएंगे। रियल नंबर क्या होता है कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, मतलब के माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी की तरफ जाते जाओ, जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। अब ये देखो, आप x की जगह कोई भी नंबर रख के देख लो तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो डिफाइंड रहेगा, इंफिनिटी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखने का तरीका ये होता है कि डबल आर ये चीज शो करता है रियल नंबर को, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब इंफिनिटी पुट करोगे तो ये ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा? ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो हमने माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के अलावा जितने भी इनके दरमियान नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे आप यहां पे रख के देख लो तो हमारे पास जो डोमेन रहेगी, हमने पढ़ा है कि डोमेन हमारे पास डेफिनेट होना चाहिए, तो हमारे पास जो इसका फंक्शन का आंसर आएगा वो डिफाइंड ही रहेगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको
ओपन इंटरवल में लिखा कि x माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के अलावा जितने भी नंबर इसके सेंटर में आए हैं आप x की जगह रख के देख लो, आपका जो फंक्शन रहेगा वो डिफाइन ही रहेगा। ठीक है, आगे रेंज है। रेंज को लिखने का तरीका क्या है? रेंज अभी हमने देखा था कि हमने रेंज के अंदर वो आंसर नहीं लिखना होता जिससे हमारे पास हमारा फंक्शन जो है वो इनडिफाइन हो जाए। मतलब क्या इस चीज का, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि f of x इज इक्वल टू 1/x। अगर आप x की जगह 0 को पुट करते हो, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो इनडिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा। लेकिन हमने क्या देखा था, हमने 0 को पुट नहीं करना, 0 के अलावा जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शुमार हो सकते हैं। मतलब क्या, आप x की जगह -1 रख के देख लो तो आपका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। -2 देख लो, -3 देख लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख के देख लो x की जगह। लेकिन जब आप 0 रखोगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? इनडिफाइन हो जाएगा। तो हम 0 नहीं रख सकते अपनी रेंज के अंदर, हमने वो चीज नहीं रखनी जिससे हमारे पास क्या हो जाए, फंक्शन डिफाइन इनडिफाइन हो जाए। ठीक है, मतलब कि हम 0 के अलावा कोई भी नंबर रख सकते हैं। अभी देखो हम यहां पे क्या रख सकते हैं, अब -x है तो x की जगह कुछ भी रख के देख लो, x की जगह 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख के देख लो, हमारे पास फंक्शन हमारा इनडिफाइन हो ही नहीं रहा। मतलब कि कोई ऐसा नंबर मौजूद ही नहीं है कि जिसके हम क्या करेंगे, इंफिनिटी के अलावा, इंफिनिटी के अलावा जैसे हमने रेंज लिखी है, इंफिनिटी के अलावा माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हमारे पास फंक्शन क्या और हमारा इनडिफाइन हो जाए। तो हमारे पास इसकी रेंज भी क्या कहलाएगी, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के सेंटर में ही आएगी। माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे और प्लस इंफिनिटी पुट नहीं करेंगे, इसके अलावा जितने भी इनके सेंटर में नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी डोमेन होगी और ये हमारी रेंज होगी। अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट, अब ये देखो, अगर आप यहां पे g ऑफ x, सेकंड वाला g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2 है, तो x की जगह आप अगर -3 पुट करते हो, -3 प्लस 2 कितना होगा? -1। तो ये हमारा किसकी तरफ चल जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चल जाएगा। लेकिन हमने डोमेन और रेंज में सिर्फ रियल नंबर को देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ नहीं जाना। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो भी कंडीशन दी हुई है वो आपकी ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये देखो, पुट x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब कि जो आपकी कंडीशन दी गई है आपको वो ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x आपका इक्वल रहेगा -2 के, ये यहां पे प्लस क्या इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब कि x आपका जो भी पुट करोगे x आपका ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? -2 से। -2 से छोटा आप कोई भी नंबर इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। आपके पास जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब आपका -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, वो आयोटा के इक्वल हो जाता है। तो इसकी डोमेन और रेंज को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब करेंगे क्या, पुट x प्लस 2, हमारे पास x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x आपका ग्रेटर देन, यहां पे 2 प्लस का था, इधर आके क्या हो गई है, माइनस का। तो हमने क्या किया, तो आपका x आपका ग्रेटर देन -2 से। अब आपने x की जगह जो भी वैल्यू पुट करनी है वो आपकी ग्रेटर देन रहनी चाहिए किससे? -2 से। इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, डोमेन कैसे लिखेंगे हम अपनी डोमेन को, कि हम -2 को भी ऐड करेंगे, -2 और इससे बड़े जितने भी नंबर हैं आप पुट करके यहां पे देख लो, -2 को पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 यहां पे आप, अगर आप इसके बड़ा कोई -1 को पुट करोगे, -1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा। मतलब कि -2 भी ऐड होगा और इससे बड़े कहां तक, इंफिनिटी तक चलते जाओ। इंफिनिटी को हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। अब लिखने का तरीका क्या है इसको, कि हम इसको स्टार्ट करेंगे -2 से, इसको इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि -2 आपका ऐड होगा क्लोज इंटरवल के अंदर। हमने अभी देखा है कि इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको पढ़ने का मतलब यह कि -2 आपका ऐड होगा, कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन इंफिनिटी इसके अंदर ऐड नहीं होगा। ये हमने किसमें देखा था, सेमी ओपन और सेमी क्लोज के अंदर इस कांसेप्ट को समझा अभी। ठीक है, अब इसकी रेंज को कैसे लिखेंगे, रेंज मैंने अभी आपको बताई है, आपने वो नंबर देखना है कि जिसको पुट करने से आपका फंक्शन इनडिफाइन हो जाए, हमने वो नहीं लिखना। उसके अलावा जितने भी नंबर है वो हमारी रेंज के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा,
हम इसको लिखेंगे कैसे कि आपका, अब ये देखो x की जगह आप -1 पुट करो तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, -1 + 2 करोगे तो आपके पास प्लस का 1 आएगा। लेकिन हमारे पास इसको पुट करेंगे हम इसको रियल नंबर पॉजिटिव के, ठीक है, रियल नंबर पॉजिटिव के आपने पुट करने हैं। अब अगली चीज इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हमारे पास 0 से लेके +∞ तक हम जाते जाएंगे। इस रेंज को लिखने का तरीका ये देखो, 0 आपका ऐड होगा, 0 हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम माइनस की कोई भी इसके अंदर वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। अब ये देखो 0 का हम पुट करेंगे, 0 ऐड होगा, लेकिन +∞ इसके अंदर ऐड नहीं होगा, तो ये हमारी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपका क्या है कि g ऑफ x, जो आपका फंक्शन दिया गया है 6x + 7, x आपका, उसने आपको रेंज बता दिया है कि इसी कंडीशन के अंदर रहेगा कि x आपका लेस देन और इक्वल टू -2 है, ठीक है, और जो सेकंड वाला आपको फंक्शन दिया गया 4 - 3x, x आपका ग्रेटर देन है -2 से, ठीक है। अब ये देखो यहां पे वो बता रहा है कि आपकी डोमेन कैसे बना सकते हो आप लोग। डोमेन अगर आपने बनानी है इस फंक्शन के लिए, पहले फंक्शन के लिए, ये देखो x आपका -2, ठीक है, -2 और इससे लेस, -2 और इससे लेस, ठीक है, तो -2 और इससे लेस आपके पास कहां तक जा रहा है, वो x कुछ भी हो सकता है, वो -∞ भी हो सकता है। माइनस लेस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कहां तक आएगा, -∞ आएगा। तो मैं यहां पे फंक्शन लिख लेता हूं, जो आपका फंक्शन है 6x + 7, उसके लिए डोमेन क्या बता रहा है कि -2 और इससे लेस, -2 और इससे लेस जितने भी आपके पास नंबर आ सकते हैं, -2 और इससे लेस, x आपका लेस देन है ना, इक्वल टू -2 और इससे लेस जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड होंगे। अगली एक और चीज, दूसरा फंक्शन वो बता रहा है कि दूसरा फंक्शन जो आपके पास है 4 - 3x, ये आपका फंक्शन है, इसके अंदर वो बता रहा है कि x आपका ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से। तो ग्रेटर देन -1 होगा तो कहां तक जाएगा, ग्रेटर देन -2 हो, -2 से ग्रेटर है ना x आपका, तो -2 से ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। तो हम क्या करेंगे, -1 कहां तक जाएगा, +∞ तक जा सकता है, ठीक है, -∞ से। अब ये देखो ये +∞, x आपका ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, तो -2 से जो बड़ा नंबर होता है वो -1 होता है, और वो x आपका कहां तक जा रहा है, बड़ा होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, +∞ तक चल जाए। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिख लो, -∞ से -2 से -2 तक, ठीक है, -2 भी आपका ऐड होगा, तो हम इसको ये चीज ऐसे लिख लेते हैं कि -∞ से लेके -2 तक, और ये देखो कहां तक आ रहा है आपका, +∞ तक, ठीक है, ये आपका कहां तक आ रहा है, +∞ तक। अगर आपने जब इसको यूनियन में लिखने का तरीका, क्यों, आपने दोनों फंक्शन की डोमेन बतानी है, ठीक है, आपने इन दोनों फंक्शन की डोमेन बतानी है, तो कहां से कहां तक आ रहा है, -∞ से ये +∞ तक आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको, इस ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे, क्यों, हमारे पास ये भी माइनस को ऐड नहीं करेंगे, -∞ से +∞ तक, तो हमारे पास इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी, ये हमारे पास इक्वल आएगी -∞ से +∞ तक। अब हम इसकी रेंज को देखते हैं कि रेंज इसकी कैसे लिखनी है। तो आपने ये देखो, हमने सबसे पहले जो उसने कंडीशन दी हुई थी, क्या दी हुई थी कि इक्वल टू -2 और लेस देन होना चाहिए। हम -2 को अपने फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। पहला फंक्शन आपका क्या है, 6x + 7, हम अपने फंक्शन को यहाँ पे पुट करते हैं। -2 x की जगह हमने क्या देखा था, -2 के इक्वल था, हमने यही डोमेन के अंदर पहली चीज देखी थी। तो आपका आंसर क्या आएगा, -12 + 7 = -5। मतलब कि आपकी जो रेंज आएगी वो आपकी आएगी यहाँ पे -5 से, या -∞, हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि -∞ से -5 तक, ठीक है। अब अगली चीज हमारे पास क्या थी, हमने सेकंड जो फंक्शन था उसमें हमने क्या देखा था, -1 से +∞ तक जा रहे थे, तो हम उसके लिए भी देखते हैं, ठीक है। इससे अगला स्टेप हम यहां पे कर रहे हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या, हमारे पास 4 - 3x, ठीक है, तो 4 - 3x आपने कितना लिया, -1, तो 4 माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो आपकी जो रेंज आएगी वो कहां पे आएगी, 7 +7 और +∞ के दरमियान, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जब हमने इसके अंदर अपना जो भी उसने कंडीशन दी थी उसको पुट करके देखा, तो आपकी डोमेन और रेंज, डोमेन हमने देखा कि -∞ और +∞ के दरमियान आ रही है, और रेंज भी देखो कि -∞, जब यूनियन लेना ना, क्यों, उसने दो फंक्शन आपको दिए हैं,
तो यूनियन जब लेंगे दोनों फंक्शन की, हमने इकट्ठी डोमेन और रेंज का बताना है, इकट्ठा डोमेन और रेंज का बताना है। जब हमने दोनों चीजों को लिखना हो तो हम उसका यूनियन लेके दिखते हैं कि देखो माइनस इंफिनिटी, और अगर इसके सेंटर में हम यूनियन लगा दें तो यूनियन 7 और हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव का इंफिनिटी, तो मतलब कि माइनस का 5 भी ऐड होगा, प्लस का 7 भी ऐड होगा, और इसके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं माइनस में इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो ये सारे के सारे नंबर ऐड होंगे। मतलब कि हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, यही आएगी रेंज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पार्ट है इसका, g ऑफ x इज इक्वल टू, ये मॉड में लिखा हुआ एब्सोल्यूट x माइनस 5। अब आप सबको पता है कि एब्सोल्यूट के अंदर, या इस जो मॉड की बात कर रहा है इसके अंदर कोई भी आपके पास नेगेटिव का आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाता है, जब उसको एब्सोल्यूट करता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव का हो जाता है। इसकी डोमेन और रेंज का लिखने का तरीका क्या है, डोमेन हम कैसे लिखेंगे, आप ये देखो डोमेन मैंने आपको बताया था कि होती क्या है कि जिसको कोई आंसर x की जगह पुट करो तो हमारे पास डेफिनेट आंसर आ रहा हो। ठीक है, मतलब कि आप इसके अंदर क्या चीज पुट करोगे, हमारे पास ये इक्वल आएगा माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, मतलब कि इनके दरमियान आप कोई भी नंबर पुट करके देख लो। माइनस का 5 पुट करो यहाँ पे, -5 प्लस 5, -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, लेकिन जब एब्सोल्यूट करेगा तो आपके पास एक डेफिनेट आंसर आएगा, 10 आएगा, तो 10 आपका एक डेफिनेट आंसर है। ठीक है, तो मतलब कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करके देख लो कि आपके पास इसका डेफिनेट आंसर आ रहा होगा। जी हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हमारे पास क्या होगा, हम इसके अंदर पॉजिटिव नंबर देख रहे होते हैं। रेंज के अंदर हमारे पास, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था, उसके अंदर हमने जितने पॉजिटिव नंबर थे हमने सारे वो लिए थे, और हमने वो चीज भी देख रहे होते हैं कि आप डिवाइड में ऐसी कोई भी वैल्यू ना लेके आओ जिसकी वजह से आपका फंक्शन इनडेफिनेट हो रहा हो। मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 0 करो तो 0 की वजह से आपका फंक्शन इनडेफिनेट होता है। और आपने यहां पे देखो, यहां पे अगर आप कोई माइनस की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन हम रेंज के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि आपका 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक हमारे पास जितने नंबर आएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड होंगे। ये देखो, अगर आप 0 को भी, ये देखो 0 हमारे पास यहां पे पुट करोगे, 0 - 5 करोगे तो माइनस का आएगा। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव सारे नंबर, पॉजिटिव 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे हम सारे के सारे यहाँ पे पुट करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गिवन आपको क्या चीज दी गई है, फंक्शन दिया गया आपको f of x इक्वल x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। ठीक है, और वो बता रहे कि इफ f of 2 इज इक्वल टू -3 एंड f of -1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ a एंड b। आपने a और b का आंसर बताना है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चंस आप लोग पहले करके भी आए हो, इसको हमने सॉल्व किया है। अब ये देखो, आपने क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर देना है, -2। ये देखो f ऑफ x है ना, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे पहले, और फिर हम क्या करेंगे, -1 को पुट करके देखेंगे। फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। ठीक है, क्या चीज पहले पुट करनी है, पहले इस कंडीशन को लेते हैं, f ऑफ -2 इक्वल है, f ऑफ 2 इक्वल है -3 के। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, x की जगह 2 पुट करेंगे, x की जगह जहां जहां पे भी x है 2 पुट कर दो, 3 माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 1। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो f ऑफ 2 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। अब ये देखो 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 माइनस 4a प्लस 2b, यहां पे क्या आ गया, -3। अभी देखो ये आपके पास a है, ये b है, ये कांस्टेंट है, इसको उठा के इक्वल की एक साइड पे ले आओ। -3 माइनस 9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। -3 माइनस 9 कितना होता है, -12 -4a प्लस 2b बन गया ये। अब ये देखो यहां से क्या चीज कॉमन निकल रही है, अगर आप माइनस का 2 कॉमन निकाल लो, यहां से -2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो आपके पास यहां पे बन गया 2a माइनस b। ठीक है, तो ये -2 नीचे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल होगा 2a
माइनस बी, ये देखो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो आपका इक्वल आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करना है, अब सेकंड वाला जो उसने कंडीशन आपको बताई, एफ ऑफ जो आपको सेकंड फंक्शन उसने दिया हुआ है, क्या फंक्शन आपका, हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं जो गिवन है, x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। क्या कंडीशन आपको दी गई है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। -1, अब x की जगह -1 पुट कर दो, -1 आप यहां पे पुट करोगे, -1 का क्यूब माइनस ए -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1, ये +1 आ गया। ठीक है, अब -1 का क्यूब किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, ये देखो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ए आ गया, माइनस प्लस माइनस बी, ये +1 एज इट इज आ गया, -1 +1 कैंसिल हो गया आपस में। अब ये देखो ये एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो माइनस ए माइनस बी, माइनस ए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये प्लस का ए इज इक्वल टू माइनस बी, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप ये देखो यहाँ पे ए आपका इक्वल आया माइनस बी के, अब पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। अब ए की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस बी पुट कर दिया, तो हमारे पास इज इक्वल टू 6। अब -2b माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 6 के, -2b माइनस बी कितना हो गया, -3b इज इक्वल टू 6। अब ये देखो ये -3 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -3, तो b का आंसर क्या आ गया, -2। अभी हमने b फाइंड कर लिया, अब आपने क्या करना है, a भी फाइंड करना है। अब ये माइनस का यहाँ पे इधर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई थी इसके अंदर आप b का आंसर पुट कर दो। b किसके इक्वल आया, पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या है, a इज इक्वल टू -b, तो a इज इक्वल टू -b की जगह क्या पुट करेंगे, -2, तो a का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2। यही हमारा आंसर है, हमने a और b का आंसर फाइंड करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।